नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो सीयूईटी यूजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने स्टार्ट किया था एक कोर्स। तो वो है एरा ऑफ आपका पॉलिटिकल साइंस। सीयूईटी यूजी में और 12th बोर्ड में कैसे आप अच्छा लिख सकते हो, कैसे समझ सकते हो, उस पे था ये पूरा रिलेटेड। तो हम लोग पढ़ रहे थे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जिसमें कि हम कांग्रेस के प्रभुत्व की बात कर रहे थे, कैसे कांग्रेस का एक जो प्रभुत्व है वो बढ़ता है और क्या उसकी चीजें रहती हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमारी प्रीवियस क्लास है उसको, जिसमें कि हम एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में देखें किस तरीके से इंडियन नेताओं का क्या क्या रोल है, भारतीय नेताओं का कैसा रोल है लोकतंत्र में। उसमें हमने इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका रहती है, कैसे इलेक्शंस जो है वो करवाए गए, इलेक्शंस कब हुए, पहला आम चुनाव कब हुआ, इलेक्शन में देरी हुई तो आखिर वो आखिरकार करके जब चुनाव हुआ तो वो कब हुआ। ठीक है, भारत में 1952 का जो आम चुनाव हुआ था वो दुनिया भर में लोकतांत्रिक विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेके साबित हुआ। ठीक है, ईवीएम कब यूज हुआ, फिर कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट थ्री जनरल असेंबलीज वो देखा हमने, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला वो देखा है हमने लास्ट क्लास में। नेचर ऑफ कांग्रेस कैसा चल रहा है, किस टाइप की वो पार्टी है, वो सब हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस, गुटों की सहनशीलता और प्रबंधन। ठीक है, तो कांग्रेस की गठबंधन जैसी संरचना ने उसे एक असामान्य शक्ति प्रदान की थी। ठीक है, अगर भाई अगर इतने टाइम से कोई डोमिनेंस में है तो भाई जाहिर सी बात है किसी का ना किसी के अंदर क्या आएगा, थोड़ा सा वो एक जो फैक्टर होता है ना कि जिसको हम कहते हैं कि डोमिनेंस का फैक्टर वो आएगा। व्यवहारिक रूप से सभी समस्याओं पर संतुलन हासिल करने के लिए उसे कोई भी अतिवादी रुख अपनाने से बचना चाहिए था। ठीक है, कई गुटों और नेताओं के उद्देश्यों को समायोजित किया जाता है और गठबंधन की विशेषता वाली पार्टी में आंतरिक असहमति के प्रति असहिष्णुता जो होती है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो गठबंधन एक तरीके से क्या होता है कि एक तरीके से एक शक्ति थी, बट आगे चल के वो प्रॉब्लम कैसे, भले ही कोई समूह पार्टी के रुख या सत्ता में अपनी हिस्सेदारी से असहमत हो, वह दल बदल कर विपक्ष में शामिल होने के बजाय पार्टी के भीतर अन्य समूह के खिलाफ लड़ना पसंद करेगा। गुट शब्द पार्टी के भीतर इन उप समूहों को संदर्भित करता है। जैसे छोटे छोटे गुट हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो गुट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑपोजिशन। क्या है ऑपोजिशन? जैसे कोई दूसरी पार्टी होती है, फैक्शंस। गुट छोटे छोटे होंगे जो कि बने रहते हैं किसी पार्टी में। समूहों ने विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोण अपनाए, जिससे कांग्रेस को एक बड़ी मध्यम मार्गी पार्टी होने का आभास हुआ। ठीक है, और बहुत सारे ग्रुप्स जो थे, आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स वगैरह सब बनने लगे और इस वजह से प्रॉब्लम आए। विरोधी दलों द्वारा अपनाई गई मुख्य रणनीति इन समूहों को प्रभावित करने की थी, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से हाशिए से नीति और निर्णय लेने का प्रभाव बढ़ता था। इसलिए कांग्रेस में राजनीतिक स्पर्धाएं। अब देखिए कांग्रेस में प्रॉब्लम कैसे आई। पहला तो आपका जो गुट हुए उनकी वजह से छोटे छोटे गुट बन चुके थे। दूसरा, गठबंधन जब हो रहा था तो उसकी वजह से। फिर जो इनकी पॉलिसीज थी वो भी उतनी, अभी क्या कहते हैं, वो एक हमारे अंदर वो चल रहा था ना, जो जितनी भी इनका अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखोगे तो विरोधी दल जो थे उन सब की पॉलिसीज थोड़ी सी चेंज हो रही थी, तो वो भी देख सकते हैं। द इमर्जेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, विपक्षी दलों का अगर उदय की बात करें तो कैसे होता है। लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियां 1950 के दशक की विपक्षी पार्टियों में से किसी एक से जुड़ी हो सकती हैं। ठीक है, 1950 के टाइम पीरियड पे जो पार्टियां थी, इन समूहों ने कांग्रेस पार्टी के पदों और तरीकों की लगातार अक्सर नैतिक आलोचना की। इसने कांग्रेस के अंदर शक्ति संतुलन को बार बार बदल दिया और सत्तारूढ़ दल को नियंत्रण में रखा। ठीक है, these group provided persistent frequent moral criticism of Congress party position and method this bring into attack the balance of power। अब जो भी गैर कांग्रेसी पार्टियां थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रुख अपनाया। ठीक है, वो उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस की नैतिक आलोचना की, कहा कि वो ये काम नहीं कर रहे, वो काम नहीं कर रहे। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि जो एक बहुत बड़ा कांग्रेस ने अपना शक्ति संतुलन बढ़ा रखा था, ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा करके तोड़ने लगे वो लोग। ठीक है, अगर आगे आप देखोगे
शुरुआती वर्षों में विपक्ष और कांग्रेस नेताओं में एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान था। परिणाम स्वरूप भारत की लोकतांत्रिक राजनीतिक का प्रारंभिक चरण अत्यधिक विशिष्ट था। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था, हम लोग भाई कांग्रेस का बहुत सम्मान होता था, उसके लीडर्स का सम्मान होता था, बिकॉज हम लोग नए नए स्वतंत्र हुए थे। ये राजनीतिक दलों का प्रभाव बढ़ने लगा क्योंकि सभी हितों और राजनीतिक सत्ता के सभी आकांक्षियों को संतुष्ट करने की कांग्रेस की जो क्षमता जो होती है वो कम होने लगी। ठीक है, आप कब तक जो स्वतंत्रता का फैक्टर है उसको यूज करोगे कि आपकी पार्टी ने स्वतंत्र होने में बहुत मदद की है, इन सब चीजों में मदद की है, वो कब तक चलेगा? इस प्रकार कांग्रेस का वर्चस्व राष्ट्रीय राजनीति का एक पहलू मात्र हो गया। ठीक है, धीरे धीरे कांग्रेस नीचे आने लगी। अब जो पार्टियां उभरी उसमें से देखिए, तो सोशलिस्ट पार्टी थी जो कि 1934 में अधिक कट्टरपंथी और न्याय संगत कांग्रेस चाहने वाले युवा नेताओं के एक समूह ने कांग्रेस सोशल पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, अपने सदस्यों को दो पार्टियों का सदस्य बनने से रोकने के लिए कांग्रेस ने 1948 में अपना संविधान ही बदल दिया। जो कांग्रेस पार्टी का था, इसने समाजवादियों को 1948 में अपनी पार्टी स्थापित करने के लिए क्या क्या मजबूर कर दिया। ठीक है, प्रोहिबिट कर दिया कि दो पार्टियां नहीं बनेंगी, दो कि कोई भी सदस्य दो पार्टियों का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, उन्होंने जमींदारों और व्यापारियों का पक्ष लेते हुए मजदूर वर्ग किसानों की उपेक्षा करने के लिए कांग्रेस की क्या की आलोचना की। सोशलिस्ट पार्टी का क्या मोटो था कि वो कांग्रेस को माना जाता है वो एक एलीट है। ठीक है, जो पार्टी है वो पूरी की पूरी क्या एलीट पार्टी है, वो गरीबों के बारे में उतना नहीं सोचती। सोशलिस्ट पार्टी में भी कई विभाजन और पुनर्मिलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सहित कई समाजवादी पार्टियों का निर्माण हुआ। इन सभी पार्टी बनी बहुत, और क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी का मेन मुद्दा क्या था, दे फोकस ऑन जो मजदूर वर्ग थे, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, उन पे ज्यादा ये अधिक से फोकस्ड हुई। देन उसके बाद देखिए, आपके पास आता है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई आती है, जो कि रूस में बोल्शेविक क्रांति को अपने मॉडल के रूप में अपनाते हुए 1920 के दशक की शुरुआत में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कम्युनिस्ट समूह जो था वो उभरने लगा पूरी तरीके से। 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने खूनी क्रांति का रास्ता जारी रखने के बजाय आसन आम चुनाव में भाग लेने का फर्स्ट टाइम पे वो आए कि हाँ अब हम चुनाव पे आएंगे, चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी का टाइम पीरियड देखिए। प्रमुख सीपीआई नेताओं में एस नंबूदरीपाद, पीसी जोशी, एसके डांगे, अजय घोष और पी सुंदर राय थे। 1964 में सोवियत संघ और चीन के बीच वैचारिक विभाजन के बाद पार्टी में एक महत्वपूर्ण विभाजन हुआ। विपक्षी समूह ने सीपीआई एम की स्थापना की, जबकि सोवियत समर्थक समूह ने इसका नाम सीपीआई रख दिया। ठीक है, आगे चल के क्या हुआ, ये दोनों पार्टियां जो थी इनके बाद स्प्लिट हो गया, जिसमें कि एक सोवियत यूनियन यूएसएसआर, जिसको कि आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, और चाइना इन 1964 जो होता है वो हो गया। द पार्टी अंडरवेंट ए सिग्निफिकेंट स्प्लिट, द ऑपोजिशन ग्रुप स्टैब्लिश सीपीआई एम while the प्रो सोवियत ग्रुप केप्ट इट सीपीआई। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सीपीआई एम जो है, यहाँ पे एम जो होता है, एम किसको डिनोट करता है, एम डिनोट करता है मार्क्सवाद को। ठीक है बच्चों, चलिए भारतीय जनसंघ। ठीक है, बीएसएस। अब भारतीय जनसंघ को आज के टाइम पीरियड पे हम कौन सी पार्टी के नाम से जानते हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो विद श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे। 1951 में भारतीय जनसंघ की इन्होंने स्थापना की थी। इसमें एक राष्ट्र एक संस्कृति एक देश की धारणा जो है उस पर जोर दिया। माना कि भारतीय परंपराओं संस्कृति को अपनाकर देश एक आधुनिक दूरदर्शी और शक्तिशाली देश के रूप में क्या हो सकता है, विकसित हो सकता है। भारतीय जनसंघ ही वह जगह है जहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो इमर्ज हुई। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस है भाई ये भारतीय। देन उसके बाद स्वतंत्र पार्टी आती है।
अगस्त 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना हुई, जिसको कि सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी सहित कांग्रेस के पुराने जो नेता थे उनके थ्रू किया गया। पार्टी ने राष्ट्रीयकरण, केंद्रीकरण योजना, अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप और सार्वजनिक क्षेत्र की विकास रणनीतियों का विरोध किया। इसके बजाय इसने मुक्त बाजार के विकास की वकालत की। उन्होंने कहा कि फ्री मार्केट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, इन सभी जो है इस तरीके से हम एक शॉर्ट नोट्स जो है वो आप लोगों को दे रहे हैं, जिससे कि आप जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि एग्जाम में भी आप अच्छे से कर सके और बोर्ड एग्जाम में भी आपका जो नंबर है वो थोड़ा सा लिफ्ट हो सके। टाइम टू टाइम हम कुछ ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे जिससे कि आपका कहीं ना कहीं पे बेनिफिट हो। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, जितने भी पार्टीज है, जितने भी उस पार्टीज का मेंबर्स हैं, आपका उनका पार्टी का कौन सी डेट को स्टैब्लिश हुई वो पक्का याद रखिए। ठीक है, चुनाव से रिलेटेड अब पहला आम चुनाव कब हुआ, उसमें क्या डिले हुआ, उसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, ये सभी चीजें 12th बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जो इस बार अपीयर होने वाले हैं वो देख लीजिए। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस वो काफी उतना हो जाएगा। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि दिसंबर तक मैं आप लोगों के लिए कुछ एक दो ऐसे और वीडियो बना दूं, ताकि आप लोगों को क्या हो कि 12th बोर्ड में अगर आप और अच्छा परफॉर्म करना चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, कल हम लोग इसके एमसीक्यूज जो है उसको सॉल्व करेंगे। उस क्लास में जरूर बने रहिएगा एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।